ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड मैं हूँ प्रवीण यादव और लाइव हूँ आपके साथ बिलासपुर से। मैं मैं आज आप लोगों को मैं आज पेश हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर के, एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन यह एक अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन जो भी हो, नेम रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन क्या है, इसका नाम एल्डोल क्यों है। ठीक है, इस एल्डोल के साथ में संघनन शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो यह संघनन इसके साथ क्यों जुड़ा है, क्या होता है संघनन, इसे एल्डोल संघनन क्यों कहते हैं, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया क्या होती है, एल्डोल कंडेंस या जो एल्डोल संघनन है इसकी क्रिया विधि क्या है, इसके क्या उपयोग हैं। ठीक है, और यह जो कैटालाइसिस है इसका जो उत्प्रेरण जो होता है वो अम्ल के द्वारा भी होता है और क्षार के द्वारा भी होता है। तो अम्ल उत्प्रेरित क्रिया विधि और क्षार उत्प्रेरित क्रिया विधि दोनों क्या क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या क्या है, इसकी उपयोग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में हम अभी क्रमशः आगे की ओर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हिंदी मीडियम से होंगे, इसलिए मैं हिंदी में ही स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली यह जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में भी बना हुआ है और इंग्लिश में भी बना हुआ है, बाइलिंगुअल है। इसलिए है क्योंकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो आई टॉक इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो पहले मैं हिंदी से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए एल्डोल संघनन क्या होता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है। तो एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन क्या होता है। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आप जानते हैं, एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, या कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में ही प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है और कीटोन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणुओं के मध्य होने वाली संघनन अभिक्रिया। ठीक है, संघनन अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इस रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणुओं के मध्य संघनन अभिक्रिया से क्या बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड अभिक्रिया करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, जब कीटोन अभिक्रिया करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणुओं के मध्य संघनन से, ठीक है, या संघनन अभिक्रिया से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के बनने की अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। नीचे मैंने इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, आप रिएक्शन देखिए। यदि हम एक सामान्य एल्डिहाइड को देखें, ठीक है, यदि हम एक सामान्य एल्डिहाइड को देखें तो सामान्य एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCH2CHO। यहाँ पर मैंने इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है ताकि आप रिएक्शन को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। जब उस कार्बोनिल कार्बन से एक एक संयोजकता में एल्किल मूलक जुड़ा हो और दूसरी संयोजकता में हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, यदि उसकी एक संयोजकता में एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और दूसरी संयोजकता में भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तब हम उसे कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, पहले हम दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं। यदि ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, RCH2CHO RCH2CHO, एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं और यहाँ पर हम रिएक्शन मीडियम के रूप में हम लेते हैं डाइल्यूट बेस। ठीक है, तनु क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। ये तनु क्षार यह तनु क्षार इस अभिक्रिया में क्या भूमिका निभाएगी, ये हम आपको क्रिया विधि में बताएंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग रंगों में मैंने दो अणुओं को दर्शाया है। ब्लैक कलर में है एक एल्डिहाइड का एक अणु
और पिंक कलर में है या गुलाबी कलर में है एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ विक्रिया से क्या बनता है, RCH2, उसके बाद है कार्बन। अब देखिए यहाँ पर जो पहले एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो वो संयोजकता बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, नीचे में H लिखा हुआ है। अब ऊपर द्विबंध से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन किस में परिवर्तित होगा, यह ऑक्सीजन परिवर्तित होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, ठीक है। तो ये बनेगा RCH2CHOH, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से आएगा, तो देखिए दूसरे एल्डिहाइड को जो मैंने लिखा हुआ है वहां से आएगा, तो दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से ही विस्थापित होगा। देखिए मैंने यहाँ पर RCH2 लिखा है, तो अल्फा कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन वह कार्बन होगा जो क्रियात्मक समूह के सबसे पास होगा, उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन विस्थापित होगा वो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन का ही होगा, वो कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है तो हम कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वो यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो वो हो गया CH, और उस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है आपका कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप R को हमने वैसे ही नीचे लिख दिया और आगे हमने कार्बोनिल ग्रुप को लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यह जो मॉलिक्यूल है ये कहलाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आया समझ में, इस पेज में किसी को कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है इस पेज में, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, क्या आपको कैमरे से मेरी वीडियो दिखाई दे रही है, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली? यदि हाँ तो चैट बॉक्स में यस टाइप करें, और अगर नहीं तो फिर नहीं टाइप करें, जिससे मैं अपने इन पे कुछ करेक्शन कर लूं। ओके, अभी कौन कौन कनेक्टेड है, अंश, विशाखा, नवीन कुमार, भूमिका कश्यप, कंचन वर्मा। एनी प्रॉब्लम इन दिस फर्स्ट पेज? ओके, so नेक्स्ट प्रोसीड, नेक्स्ट पेज। समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, एग्जाम्पल समझ में आया? तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, देखिए कोई भी जो एग्जाम होता है या फिर किसी भी चीज की जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे बेसिक चीज होता है नोट्स प्रिपेयर करना, कि हम नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको, चाहे आपको छोटा सा एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल लेवल का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़ा एग्जाम ही क्यों ना हो, हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो और उस प्रोसेस में सबसे अच्छा प्रोसेस है कि हम स्वयं से या खुद से नोट्स बना करके ही पढ़ाई करें, ठीक है। नोट्स बना करके पढ़ना हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। तो वैसे तो ये स्टडी मटेरियल यहाँ पर स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन में या कंप्यूटर स्क्रीन में जिसमें भी आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे यूज करके उसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जो स्लाइड है आगे की ओर बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आप सबका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ समझते भी जाए, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था एल्डिहाइड का, तो वैसे ही हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। यहाँ पर भी मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं एसिटल्डिहाइड के, CH3CHO और CH3CHO। मैंने यहाँ पर रिएक्शन को समझाने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग रंगों का यूज किया है। एसिटल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है ब्लैक कलर में या काले रंग में, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है पिंक कलर में। यह विक्रिया डाइल्यूट NaOH या
तनु क्षार की उपस्थिति में होती है, यहाँ पर हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है CH3CHO। ठीक है, तो वैसे ही हम लिखते हैं CH3, उसके बाद फिर आता है कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन। उस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है और दूसरी संयोजकता में द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन किस में परिवर्तित होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में परिवर्तित होगा, तो उसे हमने लिखा है OH। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, आगे हमने क्या कहा था पिछले एग्जाम्पल में कि जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वह अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, उस कार्बन के साथ 3-3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3 है, तो उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और उसको हम लिखते हैं CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, इस उत्पाद को हम कहते हैं एल्डोल। ठीक है, तो हम इसे एल्डोल क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसका एक कारण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, दो समूह उपस्थित हैं। कौन कौन से समूह उपस्थित हैं? तो देखिए, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। OH क्या होता है? OH होता है एल्कोहलिक समूह। और दूसरा क्या हुआ है? दूसरा है यहाँ पर एल्डिहाइड समूह CHO। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर के इस उत्पाद या इस प्रोडक्ट का नाम बना हुआ है एल्डोल। ठीक है, एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल, दोनों को मिलाकर के बना हुआ है एल्डोल। दोनों को मिलाकर के क्या बन गया? एल्डोल। इसका सामान्य नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड। सामान्य नाम मैंने क्या कहा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन IUPAC नामकरण पद्धति है। IUPAC नामकरण पद्धति में हम कैसे नामकरण करते हैं? हम एक कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? केवल एक ही कार्बन श्रृंखला है। ठीक, अब हम वहां पर क्या करते हैं? हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो हम कौन से कार्बन को पहला नाम देंगे? हम उस कार्बन को पहला नाम देंगे जो क्रियात्मक समूह से जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, या उस कार्बन को पहला नंबर देते हैं जो क्रियात्मक समूह के सबसे पास में उपस्थित होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड का कार्बन है, तो उस कार्बन को हम पहला नाम देंगे। पहला 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन वाली श्रृंखला को IUPAC पद्धति में क्या नाम देते हैं? तो उसे नाम देते हैं ब्यूट। ठीक है, क्या नाम देते हैं हम उसे? ब्यूट। 4 कार्बन वाले को ब्यूट नाम देते हैं, तो हमने लिखा ब्यूट। अब देखिए, अब वहां पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वो हाइड्रोक्सिल समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो अब देखिए, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब वह क्या है? कितने कार्बन है उसमें? 4 कार्बन है, तो हमने उसे नाम दिया ब्यूट। अब कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? तो एल्डिहाइड समूह वहां पर जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड को हमने क्या नाम दिया? नल, एनल। ठीक है, तो वो क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC नाम है। समझ में आया? इसमें कोई परेशानी किसी को इस पेज में? इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? नहीं? ठीक है, देखिए, चैट बॉक्स में नवीन कुमार जी ने लिखा है नो, विशाखा ने लिखा है नो। तो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या फिर प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है? दोनों दिखाई दे रहा है? ओके, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कि क्या आपको मेरी वीडियो दिखाई दे रही है या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? ओके, चलिए, ओके, दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा, चलिए, ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? नहीं? ओके, मैंने अभी अभी आपको कहा है कि आप नोट्स बनाते रहिए। तो यह नहीं कि जैसे अभी अभी क्लास हो रही है तो आप अभी कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाने बैठे हैं, ऐसा मत करिए। आप
अपने मोबाइल स्क्रीन की, या अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर इसे देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और अभी आप इसको समझने पर जोर दीजिए, ना कि नोट्स बनाने पर। नोट्स आप बाद में भी बना सकते हैं, पहले आप इसे समझिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ पर पहला एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमने लिया। हमने एक लंबा चेन लेते हैं, ठीक है। एसिटल्डिहाइड से कोई लंबी कार्बन श्रृंखला की कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं। तो हमने हमने ले लिया प्रोपिनल्डिहाइड, ठीक है। हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेते हैं प्रोपिनल्डिहाइड का। हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेते हैं प्रोपिनल्डिहाइड का, ठीक है। ठीक है, तो देखिए प्रोपिनल्डिहाइड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोपिनल्डिहाइड का जो फॉर्मूला सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2CHO, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया था, IUPAC नामकरण में 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोप। उसके ऊपर सामने लगाते हैं प्रोप। तो प्रोप से आप समझ जाइए कि वो 3 कार्बन वाला हो सकता है या 3 कार्बन वाला ही होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया CH3CH2CHO, ठीक है, समझ में आया। हम इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लेते हैं CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO। यहाँ पर भी मैंने दो अलग अलग रंगों का यूज किया है ताकि आपको अभिक्रिया समझ में आए। यहाँ पर भी हम उत्प्रेरक, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डाइल्यूट NaOH है या जो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह यहाँ पर उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, ठीक है। ये यहाँ पर अभिक्रिया माध्यम तो है, क्योंकि जब हम क्लासिकल मेथड यूज करते हैं या कोई भी मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं तो उस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए या उस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। कोई हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, और उस सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ पर ये जो NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वह यहाँ पर उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या, पहले तो आपको ये समझना होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक जैसा कि आप लोग पढ़े ही होंगे, या आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ढेरों सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। ये आपका थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी अभिक्रिया की वेग, गति या दर को बढ़ा देता है, वो उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ पर भी डाइल्यूट NaOH क्या काम करता है, डाइल्यूट NaOH यहाँ पर उत्प्रेरक का ही कार्य करता है। आया समझ में? Is anyone any problem? Okay, so let's proceed our class. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर प्रोपिनल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। ये जो प्रोपिनल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्डोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले मॉलिक्यूल को हम जैसे का वैसा ही लिखेंगे, CH3CH2। कार्बोनिल का कार्बन को हम वैसे ही लिखेंगे, कार्बन। उसके साथ उसके साथ एक वैलेंसी जुड़ी हुई है हाइड्रोजन की, एक संयोजकता जुड़ी हुई है हाइड्रोजन की, हम उस हाइड्रोजन को वैसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट उसकी दो संयोजकता या 2 वैलेंसी आर कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। वहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बोनिल समूह में द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो वह ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह ऑक्सीजन परिवर्तित हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। समझ में आ रहा है। तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम ऊपर की ओर वैसे ही लिख दिए OH। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा अब अगला प्रोपिनल्डिहाइड मॉलिक्यूल। वह अगला प्रोपिनल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसमें से अल्फा कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा। मैंने पहले ही बताया था कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ही विस्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक CH3CH2, ठीक है। तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन वह कार्बन होगा जो उस क्रियात्मक समूह के सबसे पास में होगा। तो उसके साथ उस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा है, CH2 का है। तो CH2 हो गया आपका अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए उस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो उस अल्फा कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH2 लिखा हुआ है। तो उसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए और वहां पर क्या बचा, CH बचा। उस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हुआ है मेथिल मूलक जुड़ा हुआ है CH3, उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। और आगे क्या जुड़ा हुआ है, आगे जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, उसको भी वैसे ही लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये कहलाता है एल्डोल,
ठीक है। इसका सामान्य नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मेथिल वल्लरल्डिहाइड। क्या कहा हमने? बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मेथिल वल्लरल्डिहाइड। ठीक है। अब हमने इसको बीटा हाइड्रोक्सी क्यों लिखा? क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अभी अभी मैंने कहा कि क्रियात्मक समूह के जो पहले पास होता है वो होता है अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो हाइड्रोक्सिल मूलक जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन से, इसलिए हमने लिखा बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है। उसके बाद अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, इसलिए हमने लिखा अल्फा मेथिल, और उसका नाम हो गया वल्लरल्डिहाइड। समझ में आया? अब उसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण भी हम वैसे ही करते हैं। हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं और उस कार्बन को पहला नाम देते हैं जिससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है या जिससे क्रियात्मक समूह सबसे पास होता है। तो हम इस कार्बोनिल कार्बन को पहला नाम देंगे। तो कार्बोनिल कार्बन हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले को हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम होता है पेंट। ठीक है, समझ में आया? आईयूपीएसी पद्धति में उसका नाम होता है पेंट। आया? ठीक। अब देखिए, अब वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह कहां पर जुड़ा हुआ है? तो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। अब वहां पर क्या है? एक और जुड़ा हुआ है मेथिल। मेथिल मूलक भी वहां पर जुड़ा हुआ है ना, तो हम वो मेथिल मूलक कौन से कार्बन पर है? तो दूसरे कार्बन पर है। तो हमने लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल। अब देखिए वो क्या है? 5 कार्बन वाली है तो हमने पेंट, और एल्डिहाइड है तो एनल, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल। ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। समझ में आया सभी को? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं है? नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हम एक और एग्जांपल लेकर के बताते हैं। अभी तक हमने तो लिया था एल्डिहाइड। हमने एक परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु संघनन के द्वारा क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। उसे हमने क्या नाम दिया था? उसे हमने कहा था एल्डोल संघनन। तो हमने अभी तक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया। अब चलिए एक और उदाहरण हम ले लेते हैं कीटोन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए, जो एसीटोन जो होता है, एसीटोन मतलब क्या हो गया? कीटोन। ठीक है, कीटोन हुआ। तो एसीटोन का सामान्य फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CO CH3। मैंने उसको C डबल बॉन्ड O लिख दिया। दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब उत्प्रेरक हमने वही लिया तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर भी अभिक्रिया के पश्चात क्या होगी? एल्डोल का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये एल्डोल कैसा बनेगा देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने दो अलग अलग रंगों का यूज किया है अभिक्रिया को समझाने के लिए। तो अभिक्रिया कैसे होगी देखो, CH3 पहले मॉलिक्यूल को हम जैसे का वैसा ही लिख देते हैं। CH3 C, उस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक और मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हो गया CH3। ऊपर की ओर द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा, उसको हमने लिख दिया OH। ठीक है, अब वहां पर देखिए दूसरा एसीटोन का जो अणु है, उस दूसरे एसीटोन के अणु से हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है? एक ही अल्फा कार्बन है। कोई भी अल्फा कार्बन ले सकते हैं। उस अल्फा कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई भी एक हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो हम कोई भी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए और वो क्या हो गया? CH2। बाकी आगे क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3। हमने बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो बनता है वो ये जो उत्पाद बना वो भी कहलाता है एल्डोल। ठीक है, या फिर सामान्य नाम में हम इसे कहते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल। आया समझ में? डाई एसीटोन एल्कोहल। अब आता है इसका आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण हम कैसे करते हैं? तो मैंने वैसे ही बताया, जहां से क्रियात्मक समूह शुरू होता है या जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह सबसे पास पड़ता है उस कार्बन को हम पहला नाम देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है, इसलिए 5 कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी होगी। आया समझ में? अब देखिए पहला कार्बन हम किसको नाम देंगे? तो देखिए जहां पर कार्बोनिल समूह है या कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसके बगल में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम उस कार्बन को पहला स्थान देंगे, पहला नाम देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कार्बन हुए। तो 5 कार्बन वाली श्रृंखला को हमने नाम दे दिया, आईयूपीएसी पद्धति ने नाम दिया है पेंट। तो हमने भी लिख दिया पेंट। अब देखिए वहां पर क्या है? वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप चौथे कार्बन से जुड़ा है, तो हमने उसको नाम दे दिया 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है चौथे कार्बन पर ही, हमने नाम दे दिया 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल।
ठीक है, हमने 5 कार्बन वाली श्रृंखला को नाम दिया था पेंट, तो हमने लिख दिया पेंट। अब देखिए यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप के नाम आईयूपीएसी नामकरण में प्रत्यय हम जोड़ते हैं नोन, पेंटेनोन। ठीक है, अब देखिए वह जो कीटोनिक ग्रुप है वह कितने नंबर पर आता है, तो देखिए वो दूसरे कार्बन पर है दूसरे कार्बन पर, तो इसलिए हमने नाम दे दिया 2 पेंटेनोन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनोन। आया समझ में? ये हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। इस अभिक्रिया में या इस पेज में किसी को कोई परेशानी है? स्लाइड में किसी को कोई परेशानी है? अगर है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पेज का। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन की अभिक्रिया, समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो एल्डोल संघनन है या एल्डोल जो कंडेंसेशन है, यह तभी संभव है जब कार्बोनिल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अभी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन जो होता है वह कहाँ से बाहर की ओर निकलता है या कहाँ से प्रतिस्थापित होता है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापित होता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यदि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, यदि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया संभव होगी क्या? तो नहीं, यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर वही चीज लिखा है कि एल्डोल संघनन केवल तभी संभव है जब कार्बोनिल यौगिक में या कार्बोनिल यौगिक में, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने कार्बोनिल यौगिक लिखा, कब कार्बोनिल यौगिक लिखा? जब दो एल्डिहाइड उस संघनन अभिक्रिया में भाग लेते हैं या दो कीटोन उस संघनन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यदि अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन संघनन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड भी भाग ले सकता है और कीटोन भी भाग ले सकता है, तो जब दोनों एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग हो, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर जितने भी एग्जांपल दिए सभी एक समान ही थे, यदि दोनों अलग अलग हों तो दोनों अलग अलग हों तब दोनों में से किसी भी एक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यह एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं होगी। तो समझ में आया? अब आगे हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से यौगिकों में या कौन कौन से अणु है या कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिनमें यह एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं होती या जो एल्डोल संघनन नहीं दिख रहा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैंने लिखा है ArCHO, एरिल एल्डिहाइड, ArCHO एरिल एल्डिहाइड। यहाँ पर AR से क्या तात्पर्य है? AR से तात्पर्य है एरिल समूह। अब एरिल समूह में क्या क्या आते हैं? तो एरिल समूह के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल सीधा सा एग्जाम्पल है फेनिल ग्रुप। बेंजीन आप सभी जानते होंगे, बेंजीन जानते हैं ना? तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है, बेंजीन जानते हैं ना भाई, जोकर की टोपी, कुछ याद आया? याद आया भाई कुछ? जोकर की टोपी, बेंजिल ग्रुप, ठीक है, C6H6। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दें C6H5 तो वो हो जाएगा फेनिल मूलक या बेंजीन मूलक। आया? तो यहाँ पर AR के साथ में, AR का मतलब है वही एरिल एल्डिहाइड। यदि यहाँ पर C6H5CH हो तब वहां पर कोई भी अल्फा कार्बन या कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, तो जब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा तब वह एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट है HCHO। HCHO क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन उस कार्बन की संयोजकता के साथ जुड़ा है, ये कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह भी यहाँ पर एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं देगा। R3CCHO, ट्राई एल्किल एल्डिहाइड, R3 का R का मतलब है यहाँ पर एल्किल मूलक। यदि कार्बन के साथ 3 एल्किल मूलक उपस्थित हो तब वहां पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पर भी एल्डोल कंडेंसेशन की अभिक्रिया नहीं होगी। ArCO, AR, यहाँ पर हमने कीटोन लिया है, कीटोन के में कार्बन के साथ यहाँ पर 2 एरिल मूलक जुड़े हुए हैं, और मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ पर बेंजीन ग्रुप में या फिर एरिल एरिल मूलक में, यहाँ पर एरिल समूह में यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी एल्डोल संघनन नहीं देंगे। ArCO, जैसे पहले के एग्जांपल में है एरिल मूलक है, और ट्राई एल्किल मेथिल,
ट्राई एल्किल मेथिल ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वह भी एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं देगा। समझ में आया? आगे नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एल्डोल संघनन की अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उत्क्रमणीय, कुछ याद आया? उत्क्रमणीय, ध्यान दीजिए, दिमाग को रिवाइंड कीजिए। क्लास 9th में, क्लास 11th में, क्लास 10th में, 12th में, जितने भी आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, वहां पर आपने एक ऐसे तीर का निशान देखा होगा जिसमें दोनों तरफ ही तीर के निशान लगे होते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक हम किसे कहते हैं? अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद हम किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो यौगिक या जो भी कंपाउंड हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है उत्पाद। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था में हो। साम्यावस्था से क्या तात्पर्य है? साम्यावस्था का तात्पर्य है कि दोनों संतुलित स्थिति में हो, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एल्डोल संघनन की अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और उसके साथ में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है कि कीटोन की उपस्थिति में जो साम्यावस्था होती है वो उत्पाद के प्रतिकूल होती है। तो भाई ऐसा मैंने क्यों लिखा कि कीटोन की उपस्थिति में साम्यावस्था उत्पाद के प्रतिकूल क्यों होती है? तो देखिए, उत्पाद के प्रतिकूल होती है, इसका कहने का मतलब ये है कि साम्यावस्था उत्पाद की ओर ना होकर के अभिकारक की ओर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से इसके दो कारण हैं? तो पहला कारण ये है, पहला कारण ये है कि देखिए, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, एल्डिहाइड में कार्बन की एक संयोजकता एल्किल मूलक के साथ या एरिल मूलक के साथ जुड़ी होती है, और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन के साथ जुड़ी होती है। और कीटोन में क्या होते हैं? कीटोन में कार्बन के साथ जुड़ने वाली दोनों ही संयोजकता में कोई एल्किल मूलक उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए, और जो एल्किल मूलक जो होता है उस पे क्या होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। अब ये प्लस आई प्रभाव क्या है? तो ये भी आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, प्रेरणिक प्रभाव। कुछ याद आया? प्रेरणिक प्रभाव। हेलो हेलो, यस, एनीवन आस्क क्वेश्चन? भूमिका कश्यप, आर यू आस्किंग एनी क्वेश्चन? यस, से समथिंग। यस, कौन सा दूसरा? प्लीज से क्लियरली स्पष्ट कहिए, या फिर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। सेकंड क्वेश्चन, यस, व्हाट इज दिस? कौन सा दूसरा क्वेश्चन है भाई, बताइए। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? देखिए, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। हेलो, हाँ हाँ, कहिए। एल्कोहल समझ में नहीं आया, और उत्क्रमणीय समझ में नहीं आया। एल्कोहल में क्या समझ में नहीं आया? शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलिए, एल्कोहल तो मुझे भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या पूछने की कोशिश की कि एल्कोहल क्या होता है, या एल्कोहल एल्कोहल अगर जैसा कि मैं समझ में आ रहा हूँ, तो जैसे देखिए, ये देखिए, ये जो स्लाइड है, इससे मैंने देखिए यहाँ पर जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है, उसे वो
दूसरे एसीटोन या दूसरा जो अणु है उसका अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के वो OH में परिवर्तित हो जाता है। और OH क्या होता है? OH होता है एल्कोहलिक समूह। अरे भाई एल्कोहल, CH3OH मैथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल। ये तो आप जानते हैं ना भाई, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। बहुत सारे आपने जो प्रैक्टिकल वगैरह जो भी किया होगा उसमें ये सब आपने एथिल अल्कोहल वगैरह का यूज किया होगा। ठीक है, तो ये होता है एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा आपने कहा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आपको मैं बता दूं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही साम्यावस्था में रहते हैं। साम्यावस्था का मतलब है कि दोनों संतुलित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि मान लो इसमें ऐसा कह सकते हैं, यदि अभिकारक किसी भी कोई भी अभिक्रिया में दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं या दो ही घटक होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही साम्यावस्था में होते हैं। साम्यावस्था में कहने का अर्थ है कि यदि उत्पाद की सांद्रता कम होगी, यदि हम मान लो अभिक्रिया से उत्पाद को हटाते जाएं तो क्या क्या होगी? उत्पाद को हमने हटा लिया, तो उत्पाद को जब हमने हटा लिया तो वो क्या हो गई? वहां पर उसकी सांद्रता कम हो गई या वो कम मात्रा में हो गया, और जब वो कम मात्रा में हो गया तो वह अभिकारक और अभिक्रिया करेगा और वैसे ही उत्पाद का निर्माण करता जाएगा। आया समझ में? और यदि हम मान लो इसका उल्टा करें, यदि हम मान लो कोई अभिक्रिया मिक्सचर है या अभिक्रिया का कोई मिक्सचर है, उस अभिक्रिया के मिश्रण से यदि हम अभिकारक को हटा दें, तो अभिकारक को हटा दें तो क्या होगा? जितना भी उत्पाद बना हुआ है वह उत्पाद फिर से वापस किस में परिवर्तित होने लगेगा? वो अभिकारक के अणुओं में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी मात्रा अभिकारक की है उतनी ही मात्रा उत्पाद की भी होगी, तभी वह अभिक्रिया साम्यावस्था में होगा। और यदि वह अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आया समझ में? आया समझ में? आया? और कोई परेशानी? ओके, अभी केवल एक ही कनेक्टेड है। ओके, ओके, तो कोई परेशानी है इस स्लाइड में? हम आगे बढ़ें? हाँ चलिए, तो ये जो साम्यावस्था जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कीटोन के साथ क्या होती है? जो साम्यावस्था होती है वो उत्पाद के प्रतिकूल होती है, मतलब वो उत्पाद की ओर ना होकर के क्या किसकी तरफ होती है? अभिकारक की ओर होती है। तो अभिकारक की ओर क्यों होती है? कीटोन के केस में ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। देखिए आप स्लाइड में देखिए, मैंने इसके दो कारण लिखे हुए हैं। पहला इसका कारण है प्लस आई प्रभाव। किसका प्लस आई प्रभाव? मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव क्या होता है? तो आपने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह प्लस आई प्रभाव वाला होता है, यानी कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला होता है। मेथिल ग्रुप जो होता है वह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला होता है। तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है? तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव से तात्पर्य यह है कि जो अपने साथ जुड़े हुए कोई भी जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है या कोई भी समूह यदि उस मूलक के साथ जुड़ा है तो वह क्या करेगा? वह उसकी ओर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएगा, मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन को उसकी ओर ढकेलेगा। वो होगा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और यदि अपनी ओर खींचता है, खींचने की कोशिश करता है, तो वह होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। समझ में आया? समझ में आया भाई मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी बंध बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी जो यौगिक वहां बना होता है वहां पर बंध उपस्थित होते हैं। हम वहां पर एक जो सिंगल डैश लाइन दर्शाते हैं ना, वो बंध के लिए दर्शाते हैं। तो वहां पर कौन सा बंध होता है? वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, संयोजकता बंध उपस्थित होता है। तो संयोजकता बंध कैसे बनता है? संयोजकता बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण। वहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। भाई यदि मान लो, इसको आप सीधे सिंपल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई यदि मान लो आप लोग कोई दो लोग हो, ठीक है, मान लो आपको कोई कॉलेज की पुस्तक खरीदनी है, ठीक है, तो कॉलेज की पुस्तकें आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है।
ठीक है। मान लो कोई कॉलेज की पुस्तक 500 रुपए की है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति उसको खरीदने में सक्षम नहीं है। यदि मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मान लो 250 रुपए मिला रहे हैं, 500 रुपए हो गया, दोनों ने साझेदारी करके एक पुस्तक खरीद ली। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यदि मान लो उस पुस्तक पर किसका अधिकार होगा, तो उस पुस्तक पर किसी एक का अधिकार नहीं बल्कि उन दोनों का ही अधिकार होगा। ठीक है। अब यदि मान लो उसमें से कोई ज्यादा ताकतवर होगा या कोई ज्यादा चतुर होगा, तो वो क्या करेगा, उस पुस्तक को ज्यादा अपनी ओर हथियाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा वो होगा ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और जो छोड़ने की कोशिश करेगा, भाई मेरे को अभी बुक की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें से कोई भी टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, इसको तू ही रख ले। ठीक है, तो वो हो गया प्लस प्रेरणिक प्रभाव। समझ में आया। तो यहाँ पर जो मेथिल समूह जो होता है, वो मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्रियात्मक समूह की ओर ढकेलता है, या उसके साथ जो भी समूह उपस्थित होता है उसकी ओर ढकेलता है, तो इसलिए वो दर्शाता है प्लस आई प्रभाव या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो वह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का होता है। ठीक है, किसकी तुलना में, एल्डिहाइड के हाइड्रोजन की तुलना में। एल्डिहाइड के साथ अभी हमने कहा कि एल्डिहाइड में जो कार्बन जो होते हैं उसकी उसकी एक संयोजकता हाइड्रोजन के साथ जुड़ी होती है, और कीटोन में दोनों ही संयोजकता एल्किल मूलक के साथ जुड़ी होती है। तो एल्किल मूलक यहाँ पर मेथिल मूलक का प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण वह कीटोन के द्वारा जो प्रस्तुत जो उत्पाद होता है, या कीटोन संघनन के द्वारा जो भी उत्पाद बनाता है, एल्डोल उत्पाद बनाता है, वह कम स्थायी होता है, वह पुनः अभिकारक का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और इसका दूसरा कारण होता है कि ये जो कीटोन जो होती है, कीटोन में मैंने कहा था कि उसमें दो मेथिल ग्रुप होते हैं, तो दो मेथिल ग्रुप होंगे तो वह त्रिविमीय रूप से बाधित होगा। अब यहाँ पर त्रिविमीय रूप से बाधित होना क्या होता है, तो देखिए देखिए ये क्या होता है, यदि मान लो एल्डिहाइड के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक परमाणु है, उसका आकार होता है सबसे छोटा। ठीक है, यदि उसी हाइड्रोजन की जगह उसमें कोई बड़ा समूह जुड़ जाए, या कोई ऐसा मूलक जुड़ जाए जिसका आकार बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो जब आकार बहुत बड़ा होगा तब वह क्रियात्मक समूह को ढक लेगा, और जब वो क्रियात्मक समूह को ढक लेगा तो कोई भी जो आक्रमणकारी होगा, कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा, या कोई भी जो नाभिक स्नेही अभिकारक होगा, वह नाभिक स्नेही अभिकारक उसको जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा होगा। तो भाई जब आकार बड़ा है, उसका रास्ता उसने रोक रखा है, तब वह क्रियात्मक समूह से मिलेगा ही नहीं, और जब वो क्रियात्मक समूह से नहीं मिलेगा तब वहां पर अभिक्रिया नहीं होगी, और अभिक्रिया नहीं होगी तो उत्पाद भी कम प्राप्त होगा। तो यही मैंने लिखा है कि इसका दूसरा कारण ये होता है कि कीटोन का जो कार्बोनिल समूह जो होता है, उस कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप का आकार बहुत बड़ा होता है, और बल्कि समूह होता है। बल्कि समूह कहने का अर्थ है कि बड़ा समूह होता है, और जब वो बड़ा समूह होता है तब उस क्रियात्मक समूह को बाधित कर देता है, त्रिविमीय रूप से उसे बाधित कर देता है, जिसके कारण उस पर कोई अभिक्रिया नहीं हो पाती, और जब अभिक्रिया नहीं हो पाएगी तो उत्पाद भी कम बनेगा। आया समझ में। इस प्रभाव के कारण, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इसी प्रभाव के कारण कीटोन के संघनन अभिक्रिया में क्षारीय उत्प्रेरक से उत्पाद को हटा दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था दोनों अभिकारक और उत्पाद के मध्य में होगी। यदि अभिकारक को हटा दिया जाए तो उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा, यदि उत्पाद को हटा दिया जाए तो अभिकारक तेजी से उत्पाद में बनेगा। तो यहाँ पर भी वही कारण है कि यदि कीटोन के संघनन अभिक्रिया में हम जैसे जैसे उत्पाद को हटाते जाएंगे, वैसे वैसे ही अभिकारक तेजी से अभिक्रिया करेगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। आया समझ में। ये है एल्डोल अभिक्रिया। यहां तक में किसी को कोई परेशानी है? यदि स्लाइड में किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा भूमिका जी, आप फिर से आ गई। मैंने अभी अभी आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दिया था, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने कहा था कि आपने अल्कोहल और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में कहा था। तो अल्कोहल में मैंने बताया था कि जिसमें OH समूह उपस्थित होता है वो होता है अल्कोहल, जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल। समझ में आया, एल्कोहलिक समूह। और आपने कहा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताइए, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में मैंने फिर से अभी अभी बताया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में साम्यावस्था होती है। ठीक है, यानी कि जितनी मात्रा अभिकारक की है उतनी ही मात्रा उत्पाद की भी होगी, तभी वह साम्यावस्था में होगा।
ठीक है। यदि हम उत्पाद को हटा देंगे तो फिर से बराबर मात्रा को करने के लिए ही अभिकारक फिर से उत्पाद में हो जाएगा। यदि हम अभिकारक को हटा देंगे तो उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा साम्यावस्था स्थापित करने के लिए। आया समझ में? ठीक है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? यदि किसी को कोई परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है, मेरी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, तब भी आप लिख सकते हैं। मैं अपनी एंड से उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप ये स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि एल्डोल संघनन की क्रियाविधि। एल्डोल संघनन की क्रियाविधि क्या होती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आप कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे, देखिए एल्डोल रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए। और यदि अभिक्रिया यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस अभिक्रिया को समझाइए, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को समझाइए, या तो आपको वहां पर अभिक्रिया के साथ साथ आपको क्रियाविधि भी लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। केवल आप अभिक्रिया ही लिख देंगे तो आपको केवल आधे ही मार्क्स मिलेंगे। आपको अभिक्रिया के साथ साथ उसकी क्रियाविधि भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं उस अभिक्रिया की क्रियाविधि या एल्डोल संघनन की अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो एल्डोल संघनन की क्रियाविधि क्या होती है? तो देखिए एल्डोल संघनन जो होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप देखिए, मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के प्रथम चरण में क्षारीय उत्प्रेरक के द्वारा, ठीक है, क्षारीय उत्प्रेरक, यहां पर मैंने क्या लिया था? डाइल्यूट NaOH, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप सभी जानते हैं क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार तो जानते हैं ना भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अम्ल और क्षार को तो अभी समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि भाई वो सब आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अम्ल और क्षार आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के प्रथम चरण में क्षारीय उत्प्रेरक के द्वारा एक अणु एल्डिहाइड से अनुनाद स्थायी कार्बेनियन आयन का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बनता है? जो क्षारीय उत्प्रेरक होता है, हमने यहाँ पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। यह तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है और उत्प्रेरण के द्वारा क्या बनाता है? कार्ब एनायन का निर्माण करता है। ठीक है, वहां पर कार्ब एनायन का निर्माण करता है। अब ये कार्ब एनायन क्या होता है? तो चलिए अभी इस स्लाइड को रहने देते हैं, हम आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे के बाद हम फिर से इसी स्लाइड पे आएंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन से देख रहे हैं तो मोबाइल से ले लीजिए, अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन से या लैपटॉप से देख रहे हैं तो आप उससे भी ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम फिर से वापस इस स्लाइड पर आएंगे। तो देखिए अगली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है एल्डोल संघनन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो देखिए इसके पहले चरण में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया हुआ है एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CH3CHO। मैंने क्रियाविधि समझाने के लिए देखिए मैंने लिखा हुआ है CH3 को मैंने लिखा हुआ है C, तीन मैंने हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, C डबल बॉन्ड OH लिए हैं। ये जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिख रहा है OH माइनस, ये OH माइनस कहां से आया है? तो ये आया हुआ है आपके तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्टेप 1 में या अभिक्रिया की प्रथम क्रियाविधि के पहले चरण में क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, वह किसके ऊपर अटैक करता है? वह उस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। तो यह जो बंध जो बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना हुआ है, वह देखिए वह सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है तब हाइड्रोजन ने कह दिया कि भाई मुझे अभी साझेदारी की जरूरत नहीं है, तो अपना इलेक्ट्रॉन रख ले। उसने कार्बन को दे दिया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने किसने ले लिया? हाइड्रोक्साइड आयन से ले लिया। हाइड्रोक्साइड आयन उस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। भाई उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसने कार्बन को कहा कि मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तू उसको अपने पास रख ले। तो उस जो साझेदारी का बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, और वह हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन वहां से अलग हो गया, और अलग होकर के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जुड़ गया। तो देखिए मैंने वहां पर क्या बनाए हैं? वहां पर मैंने बनाया है H2O।
ठीक है। अभी आपने पूछा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। देखिए मैंने 2 तीर बनाए हैं, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन को लेकर के बना दिया H2 और जल का अणु बना दिया, और बाकी क्या बना, जब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तब कौन सा आवेश आया उसमें, तब उसमें ऋण आवेश आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब धन आवेश आएगा, जब धन आवेश आएगा तब केटायन बनेगा, और जब ऋण आवेश आएगा तब बनेगा एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्ब एनायन का निर्माण होता है। अब ये कार्ब एनायन कैसे बनता है, तो सीधी सी बात है, एसिटल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बन गया CH2CHO। अब कार्बन पर हाइड्रोजन सॉरी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वहां पर ऋण आवेश हमने बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन गया CH2CHO, कार्बन के ऊपर एक ऋण आवेश है। अब यह जो कार्बेनियन है यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, यह कार्बेनियन जो होता है, कार्ब एनायन जो होता है, वह बहुत अधिक क्रियाशील होता है, और बहुत अधिक क्रियाशील होता है जिसके कारण वह अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। अब आप कहेंगे कि ये अनुनाद क्या होती है, तो भाई अनुनाद भी आप लोग पिछली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेंजीन याद है आपको, बेंजीन की संरचना का केकुले सूत्र कुछ याद आया, कोई कुछ बताएगा अनुनाद के बारे में? कोई अनुनाद के बारे में बता सकता है भाई? अच्छा भाई, आपने कमेंट चैट बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ईयर का एक पढ़ाई है या सेकंड ईयर की, तो मैं आपको बता दूं ये बीएससी सेकंड ईयर का कोर्स है। बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में यूनिट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें यूनिट 3 एल्डिहाइड कीटोन और एपॉक्साइड, उसमें कहीं है ये एल्डोल कंडेंसेशन केमिस्ट्री का है बीएससी। ठीक है भाई, तो कोई अनुनाद के बारे में बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए अनुनाद क्या होती है, तो अनुनाद अनुनाद एक क्या है, एक अंतरा आणविक संकल्पना होती है। अनुनाद क्या होती है, एक अंतरा आणविक संकल्पना होती है। अंतरा आणविक मतलब उस अणु के अंदर में ही वो होता है, वो किसी दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक ही अणु में वह क्रिया होती है। और वह क्रिया क्या होती है, तो वह क्रिया होती है कि उसमें जो पाई बंध होते हैं, उस पाई बंध भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ही बनते हैं, तो उस पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, वह उसमें विस्थापित होता रहता है, उसे ही हम अनुनादी संरचना कहते हैं। यह जो अनुनाद अनुनाद जो होती है, अनुनाद के द्वारा जो संरचनाएं बनती हैं उसको हम अनुनादी संरचना कहते हैं। और ये जितनी भी जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, ये सारी की सारी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं, यानी कि इसका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल काल्पनिक होती हैं। ठीक है, लेकिन जो अनुनादी संकर हमें प्राप्त होते हैं अभिक्रिया के द्वारा, अभिक्रिया के मिश्रण में हमें जो अनुनादी संकर प्राप्त होते हैं, यही हम देख लें। यहाँ पर जो एसिटल्डिहाइड जो होता है, जब वो हाइड्रोक्साइड आयन जब उस पर अटैक करता है, तब यहाँ पर कार्बन आयन बनता है। तो कार्बन आयन का बनना कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये वास्तविक चीज है। लेकिन जो संरचनाएं जो प्राप्त होती हैं, जो संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वह काल्पनिक होती है। ठीक है, तो अनुनाद क्या होती है, अनुनाद एक अंतर आणविक संकल्पना होती है, एक इंटर मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट होता है। और उस इंटरमोलिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ इंटरमोलिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस अणु के अंदर में ही पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो भाई ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने संकरण पढ़ा है, संकरण। हाँ, तो संकरण में क्या होता है, संकरण में s ऑर्बिटल आप लोग जानते हैं क्या होता है, आपस में मिलते हैं सिग्मा बंध बनता है। p ऑर्बिटल जानते हैं, p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डंबल के आकार का होता है, डमरू के आकार का होता है। शंकर जी का डमरू देखा है भोलेनाथ का? अरे भाई पूरा सावन निकल गया, शिव जी के मंदिर गए हैं आप लोग? शिव जी के मंदिर में डमरू देखा है, डमरू? उस डमरू के आकार का ही p ऑर्बिटल होता है। आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होता क्या है, नहीं तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े भी होंगे।
पी ऑर्बिटल होता है ना, पी ऑर्बिटल डमरू के आकार का होता है। तो इसमें अतिव्यापन दो प्रकार से होता है। अब अतिव्यापन क्या होता है, तो जब बंध बनता है तो कक्षकों का अतिव्यापन होता है, ठीक है। तो पी कक्षक डमरू के आकार का होगा तो इसमें दो प्रकार से अतिव्यापन होगा। एक होता है शीर्ष अतिव्यापन, हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप या शीर्ष अतिव्यापन। शीर्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। और पार्श्व अतिव्यापन साइड टू साइड ओवरलैप, साइड टू साइड ओवरलैप से क्या होता है, पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो सिग्मा बंध ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन द पाई पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बंध पाई बंध से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, ठीक है। तो पाई बंध क्या होता है, जहां पर देखिए अनुनाद में कभी भी सिग्मा सिग्मा बंध का सिग्मा जो बंध होता है उसका विस्थापन नहीं होता, हमेशा पाई बंध का ही विस्थापन होता है, वो एक ही अणु में विस्थापित होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे विस्थापित होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पाई बंध बना हुआ है। पाई बंध कहाँ पर बना हुआ है, तो देखिए जहां पर दो, यहाँ पर द्विबंध है, कहाँ पर द्विबंध है, तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में द्विबंध आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया भाई आपको, द्विबंध नजर आया। तो इस द्विबंध में क्या है, एक सिग्मा बंध है और दूसरा पाई बंध है। तो इस पाई बंध का विस्थापन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन आयन है उसमें CH2 है, CH2 के ऊपर में एक ऋणायन है, दिखा आपको ऋणायन, वह ऋण आयन कहां पर विस्थापित होगा, इस कार्बन कार्बन के बीच का जो बना हुआ बंध है वहां पर विस्थापित होगा, और वहां पर विस्थापित होकर के दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाएगा, पाई बंध का निर्माण करेगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जो सेंट्रल कार्बन एटम है या जो केंद्रीय कार्बन परमाणु है उसकी तो व्यवस्था गड़बड़ा गई। व्यवस्था गड़बड़ाने का मतलब है कि वहां पर उसकी संयोजकता अधिक हो गई। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 संयोजकता कहने का अर्थ है कि चार कार्बन से 4 अलग अलग परमाणु बंध बंध का निर्माण कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ज्यादा हो गए, तब क्या होगा, यह जो द्विबंध बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में, उसका एक पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाएगा। जब वह ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होगा तब वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब वहां पर एक ऋणावेश आ जाएगा, वहां पर एक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है अनुनादी संरचना, ठीक है। और जो कार्बन आयन जो होता है वह बहुत अधिक क्रियाशील होता है, और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण ही वह इसी अनुनादी संरचनाओं के रूप में ही पाया जाता है। आया समझ में, पहला स्टेप समझ में आया, किसी को कोई परेशानी है इस फर्स्ट स्टेप में, अगर कोई परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया, कोई परेशानी है इसमें, समझ में आया। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए हम फिर से पिछले स्लाइड में जाते हैं। तो देखिए पिछले स्लाइड, पहले स्लाइड में हमने पढ़ा कि कार्बन आयन का निर्माण होता है। दूसरा होता है कि जो कार्ब एनायन का निर्माण हुआ है, कार्बन आयन बना है, यह कार्ब एनायन एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की भांति व्यवहार करता है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही, ठीक है। भाई नाभिक स्नेही क्यों होगा, वो उसके नाभिक के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। और जब वो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा तो वो किसके ऊपर आक्रमण करेगा, वो दूसरे एल्डिहाइड अणु के ऊपर आक्रमण करेगा। और उस एल्डिहाइड का कहां पर आक्रमण करता है, तब उसकी क्रियात्मक समूह के ऊपर आक्रमण करता है। और जब उसकी क्रियात्मक समूह के ऊपर आक्रमण करता है तब उसके साथ जुड़ करके एक योगात्मक यौगिक का निर्माण करता है या योगात्मक उत्पाद का निर्माण करता है। उस योगात्मक उत्पाद को हम कहते हैं एल्कोक्साइड। आया समझ में, उस योगात्मक उत्पाद को हम क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड कहते हैं। अब देखिए फिर से हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हमने स्टेप 2 में हमने देखा कि जो एसिटल्डिहाइड का दूसरा दूसरा मॉलिक्यूल है या एसिटल्डिहाइड का जो दूसरा अणु है CH3CHO, उसके ऊपर कौन आक्रमण करता है, तो पहले स्टेप में बना हुआ कार्ब एनायन उसके ऊपर अटैक करता है। कार्ब एनायन वहां पर क्या किया, उसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीर के निशान से बनाया हुआ है, तो देखिए वहां पर कार्बन है, उसके ऊपर कार्बेनियन तीर के निशान से मैंने बनाया कि उस कार्बन पर अटैक किया। तो जब उस कार्बन पर अटैक किया तो उस कार्बन के साथ वो जुड़ जाएगा। तो जब वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा तब फिर से वहां पर कार्बन की संयोजकता
परिवर्तित हो जाएगी। और जब कार्बन की संयोजकता परिवर्तित हो जाएगी तो जो द्विबंध ऑक्सीजन के साथ जो द्विबंध से बंधा हुआ है वहां पर से एक पाई बंध कहां पर विस्थापित होगा, उस ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थापित होगा। तो जब उस ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थापित होगा तब फिर से वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब उस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या उत्पाद बना, देखिए CH3 वैसे ही लिखा हुआ है हमने, CH3 के बाद क्या है, CH है। अब उस CH के साथ क्या अटैक किया, कार्बेनियन जुड़ा, कार्बन आयन जुड़ा तो वो बना CH2 CHO। अब जो बाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हुआ तो हमने ऊपर लिख दिया O-। ये कहलाता, ये होता है योगात्मक उत्पाद या माध्यमिक यौगिक, और यह माध्यमिक यौगिक कहलाता है एल्कोक्साइड। आया समझ में, एल्कोक्साइड। अब हम फिर से वापस पीछे की ओर चढ़ते हैं, और जब हम पीछे की ओर चलते हैं तब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि तीसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है, एल्कोक्साइड जो योगात्मक उत्पाद बना हुआ है, यह योगात्मक उत्पाद जल से क्या करता है, हाइड्रोजन अणु को ग्रहण कर लेता है। अब ये हाइड्रोजन को लेकर के क्या बनाता है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद बना देता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल का निर्माण करता है। तो देखिए हम अभिक्रिया में हम देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है उस तीसरे स्टेप में एल्कोक्साइड बना हुआ है CH3CHO- CH2 CHO। अब यहाँ पर जल का अणु कहाँ से आया, तो देखिए पहले स्टेप में जल का अणु बना हुआ है, यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल है क्षार से हमको जो हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल मिला है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो मिला है वो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, पहले एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लेकर के जल बनाता है, और वही जल का अणु क्या करता है, फिर से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन प्लस होता है, OH माइनस होता है, और जब ये H प्लस आयन फिर से यह H प्लस आयन को कौन ग्रहण करता है, इसको एल्कोक्साइड ग्रहण कर लेता है, और एल्कोक्साइड का ऑक्सीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वह उसे इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना लेता है, OH एल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है, और ये क्या बन गया, CH3 CHOH CH2 CHO। और ये मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल। आया समझ में। और फिर से यहाँ पर क्या उत्पाद हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सारी क्रियाविधि में हाइड्रोक्साइड आयन हमको शुरू में भी मिलता है और हमको लास्ट में भी मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का मुख्य कार्य क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन का मुख्य कार्य है इस कार्बेनियन आयन का निर्माण करना, कार्ब एनायन का निर्माण करना। और वही कार्ब एनायन क्या होता है, वही कार्ब एनायन ही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की भांति व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति कार्य करता है, और वही नाभिक स्नेही अभिकर्मक से एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोक्साइड में बदलता है, और एल्कोक्साइड से वह फिर मुख्य उत्पाद एल्डोल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गई उस अभिक्रिया की क्रियाविधि। आया समझ में, किसी को कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अभी केवल दो ही कनेक्टेड है, भूमिका कश्यप और मंजू कुर्रे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो भी मैंने अभी तक स्लाइड में बताया वो सभी कुछ समझ में आया। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें कुछ परेशानी तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अब अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्रियाविधि तक समझ में आ गई, एल्डोल संघनन समझ में आ गया, एल्डोल संघनन की क्रियाविधि समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इस एल्डोल संघनन की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं, एल्डोल संघनन क्या क्या होता है हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि कार्बोनिल घटक पर -I समूह की उपस्थिति एल्डोल संघनन की क्रिया को सुगम बनाती है और +I समूह की उपस्थिति उस अभिक्रिया को टालती है।
जैसे कि मैंने पहले ही एल्डोल संघनन की अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि कीटोन में जो मेथिल मूलक उपस्थित होता है वह प्लस आई प्रभाव वाला है, अर्थात धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है। और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या करता है, क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाता है। और जब उसका क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन अधिक उपलब्ध होगा, तब वह आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, और यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, कोई बाहर निकाल ले, जब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करे, तब वह क्या करेगा, वह अभिक्रिया के लिए अधिक सुगम होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्लस आई समूह की उपस्थिति अभिक्रिया को सुगम बनाती है, और सॉरी माइनस आई समूह की उपस्थिति अभिक्रिया को सुगम बनाती है, और प्लस आई समूह की उपस्थिति अभिक्रिया को टालती है। जैसे कि प्लस आई समूह वाला, जैसे कि कोई मेथिल मूलक उपस्थित होता है तब अभिक्रिया को टालती है। और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यदि मान लो कोई हैलोजन उपस्थित होता है, जैसे कि हैलोजन, फ्लोरीन माइनस, एफ माइनस, सीएल माइनस, ये सभी यदि उपस्थित हो, तो ये सभी क्या होते हैं, माइनस आई समूह वाले होते हैं। यदि ये उपस्थित होते हैं तब वह अभिक्रिया को और अधिक सुगम बनाते हैं या अभिक्रिया को और अधिक क्रियाशील बनाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के एल्डोल संघनन का। अभी तक हमने जितने भी अभिक्रिया देखे थे वो सभी एल्डिहाइड और कीटोन का था। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है एल्डिहाइड और एक कीटोन की अभिक्रिया का। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटल्डिहाइड का CH3CHO, दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं एसीटोन का CH3COCH3। तो देखिए यहाँ पर हम पहला मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं CH3CH। ठीक है, ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में परिवर्तित कर देंगे, ये बन गया OH। अब ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकला हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ पर तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो ये बन जाता है CH2, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर हमारा मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्डोल, CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका IUPAC नामकरण क्या होता है, तो देखिए IUPAC नामकरण भी हम वैसे ही करते हैं, उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और उस कार्बन को पहला नाम देंगे जहां पर से वह क्रियात्मक समूह सबसे अधिक पास होगा। तो हम इस मेथिल मूलक को सबसे पहला कार्बन नाम देंगे, तो 1 2 3 एंड 4, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाले को हमने नाम दे दिया पेंट। ठीक है, अब देखिए वहां पर चौथे कार्बन के साथ वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हमने दे दिया 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, कीटोनिक समूह है तो नोन, पेंटेनोन। अब वो कीटोनिक समूह कौन से कार्बन पर आता है, तो दूसरे कार्बन पर आता है, तो हमने दे दिया उसे 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन या 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 नोन, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन। ये हो गया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के मध्य में एल्डोल संघनन की अभिक्रिया। तो पहली विशेषता ये है कि यदि कार्बोक्सिलिक समूह पर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला यदि कोई समूह उपस्थित हो, तो वह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को सुगम बनाता है। और यदि वहां पर कोई धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह उपस्थित हो, तब वह उस अभिक्रिया को या एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को टालता है या उसकी गति को कम कर देता है। आया समझ में। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि यह जो संघनन अभिक्रिया है यह स्वतः उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में मैंने अभी अभी बताया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था में होती है। तो एल्डोल संघनन की क्रिया क्या होती है, वह एक स्वतः उत्प्रेरित होती है, मतलब वह क्या होती है, स्वतः से ही उत्क्रमणीय होती है। और जो साम्यावस्था की स्थिति, साम्यावस्था का वहां पर क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद के मध्य में होगा। तो जो साम्यावस्था जो होती है वह सदैव उत्पाद की ओर अनुकूल नहीं होता है। तो उत्पाद की ओर वह सदैव अनुकूल क्यों नहीं होगा भाई, इसका कारण मैंने बताया था। कीटोन के दो कारण हैं। सबसे पहला क्या था, मेथिल मूलक का प्लस आई प्रभाव या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा मैंने क्या कहा था कि मेथिल मूलक क्या होता है, बल्कि होता है। बल्कि कहने का अर्थ है कि वो बहुत बड़ा होता है, और जब वह क्रियात्मक समूह को ढक लेगा तो अभिक्रिया नहीं होगी या अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। आया समझ में। जैसे कि उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, उदाहरण के लिए जो एसीटोन का था, एसीटोन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एसीटोन अभिक्रिया करके डाईएसीटोन एल्कोहल बनाता है। इसका एग्जांपल मैंने पहले स्लाइड में दिया हुआ है, आपने देखा होगा। दो एसीटोन के जो अणु हैं, दो एसीटोन के अणु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्डोल संघनन के द्वारा डाईएसीटोन एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब ये जो डाईएसीटोन एल्कोहल है, ये डाईएसीटोन एल्कोहल कैसे बनता है, तो देखिए जब हम किसी विशेष प्रयोगात्मक प्रक्रिया के द्वारा हम उत्प्रेरक को उत्पाद से दूर कर देते हैं,
मैंने वही कहा था साम्यावस्था में, जब हम उत्पाद को हटाएंगे तो अभिकारक अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि यदि वो अभिकारक और उत्पाद साम्यावस्था में है, तब यदि हम उत्पाद को हटा दें तो उस साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा, और यदि हम अभिकारक को हटा दें तो साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होगा। तो यहाँ भी सेम वैसे ही केस है, साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए यदि हम उत्पाद को हटाते जाए तो अभिकारक तेजी से उत्पाद में परिवर्तित होगा, और जैसे ही उत्पाद में परिवर्तित होगा हम उसे हटाते जाएंगे तो हमें उत्पाद अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है कि साम्यावस्था में जो एसीटोन है वो केवल थोड़ी ही मात्रा में डाईएसीटोन अल्कोहल में परिवर्तित थोड़ी ही मात्रा में डाईएसीटोन अल्कोहल में परिवर्तित होता है। लेकिन यदि हम उत्पाद को हटाते जाए तो हमें उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त होने लगती है। उत्पाद हमें लगभग 70% तक प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं है तो स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नोट्स बनाने के काम आएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे की ओर बढ़े। आगे की हम देखते हैं कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो एल्डोल उत्पाद जो होता है वह सदैव अभिक्रिया मिक्सचर से पृथक नहीं किए जा सकते। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? कि भाई जो आप अभिक्रिया करवा रहे हैं, आपको अभिकारक से आपको उत्पाद बन रहा है, लेकिन आप उस उत्पाद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ऐसा हमेशा केस में नहीं होता है। आपको उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष स्पेशल एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, यानी कि आपको कुछ विशेष उपकरण चाहिए होते हैं उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जो उत्पाद है वो हमेशा ही आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों प्राप्त नहीं हो सकता? क्योंकि यह जो उत्पाद है वो आपस में अणुओं में अभिक्रिया कर लेते हैं, और आपस में अभिक्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो एसीटोन है, एसीटोन ही क्या करता है, वो खुद ही अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, वो चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर लेता है, जैसे कि चक्रीय हेमी एसीटल का निर्माण कर लेता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या बना हुआ है? एल्डोल बना हुआ है। ये एक उत्पाद है। उत्पाद क्या करता है? उत्पाद दूसरे एल्डिहाइड के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और दूसरे एल्डिहाइड अणु के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर एक अन्य उत्पाद का निर्माण करता है जिसे हम हेमी एसीटल करते हैं। यह जो हेमी एसीटल है बहुत ही अस्थायी होता है, और अस्थायी होने के कारण इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका जो एल्कोहलिक ग्रुप है वह फिर से अभिक्रिया कर लेता है, और फिर से अभिक्रिया करके यहाँ पर हेमी एसीटल का निर्माण कर लेता है। देखिए हमने इसे हेमी एसीटल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर दो ईथर ग्रुप है, कीटोनिक नहीं, यहाँ पर दो ईथर ग्रुप है। देखिए CHO और इधर भी CHO, यहाँ पर भी CHO और यहाँ पर भी CHO। यहाँ पर दो ईथर ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है, और यह क्या है? एक चक्रीय संरचना है, इसलिए हमने इसे कहा चक्रीय हेमी एसीटल। इसलिए क्या होती है, जो एल्डोल है उसको हमेशा उत्पाद से प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि यह आपस में अभिक्रिया करके अन्य उत्पाद का निर्माण भी कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी, चैट में आया है मंजू कुर्रे जी, आपने कहा है कि एक और बताइए। पहले वाला को एक बार और बताइए। ठीक है, पहले वाला मतलब पहला स्लाइड। पहला स्लाइड मतलब आपने कहा कि ये जो संघनन अभिक्रिया है, ठीक है, ये जो प्लस आई माइनस आई समूह की उपस्थिति, माइनस आई मतलब वही है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव मतलब वो क्या करेगा, वो क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा देगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाएगा तब वह अभिक्रिया के लिए और भी अधिक क्रियाशील होगा। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी ओर खींच लेगा, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देगा, और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा तो अभिक्रिया मुश्किल से होगी, या अभिक्रिया नहीं होगी, आक्रमणकारी को उस तक पहुंचने में कठिनाई होगी। और यदि वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देगा तो वो आसानी से अभिक्रिया करने के लिए वहां पर
उपस्थित होगा, जैसे कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के केस में होता है। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, एसिटल्डिहाइड में यहाँ पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, एक ही मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि एसीटोन में दो एल्किल ग्रुप होता है। तो जो दो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, बहुत ही बल्कि समूह होता है, बहुत ही बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप कहने का अर्थ है कि बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, और जब वो बहुत ही बड़ा ग्रुप होगा तो वो क्रियात्मक समूह को चारों ओर से घेर लेगा, और जब वो उस क्रियात्मक समूह को चारों ओर से घेर लेगा तो जो आक्रमणकारी होगा या जो न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होगा, वह उस क्रियात्मक समूह को पहुंचने के लिए उसको जगह ही नहीं मिलेगी, और जब वो क्रियात्मक समूह तक पहुंचेगा ही नहीं तो अभिक्रिया संभव ही नहीं होगी। तो ये है माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। उसके बाद मैंने बताया था कि वो सेल्फ क्या होती है, स्वतः उत्क्रमणी होती है। स्वतः उत्क्रमणी होने का अर्थ है कि अभिकारक और उत्पाद में साम्यावस्था होता है, मतलब दोनों ही बराबर होते हैं, कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता। तो यदि हम मान लो उत्पाद को कम कर दे, उत्पाद को हटा दे, तो फिर से साम्यावस्था या बराबर करने के लिए अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। यदि हम इसका उल्टा करें, अभिकारक को हटा दें, तो उत्पाद फिर से अभिकारक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सांद्रता बराबर कर दी है भाई, साम्यावस्था लाना है, इसलिए क्या होगा वहां पर हमेशा साम्यावस्था होगा। और कीटोन के केस में हमने कहा था कि कीटोन के केस में क्या होती है, साम्यावस्था उत्पाद के प्रतिकूल होती है। तो जब उत्पाद के प्रतिकूल होगी तो अभिक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी भाई, अभिक्रिया तो होगी ही नहीं। तो अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उत्पाद को उत्प्रेरक से बाहर निकालते जाएंगे। तो जैसे ही हम उत्पाद को बाहर निकालते जाएंगे तो साम्यावस्था स्थापित करने के लिए फिर से अभिकारक उत्पाद के साथ अभिक्रिया करेगी, और अभिकारक अभिक्रिया करेगी और उत्पाद का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये मैंने कहा था। तीसरा मैंने ये कहा था कि तीसरा में जो एल्डोल उत्पाद जो होता है वह सदैव अभिक्रिया मिश्रण से पृथक नहीं कर सकते। तो क्यों पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि जो उत्पाद है यदि वो अधिक मात्रा में होगा तो फिर से वह अभिकारक के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और अभिकारक के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो यहाँ पर चक्रीय हेमी एसिटल का निर्माण होगा। तो भाई हमको तो एल्डोल से और बाद के उत्पाद हमें प्राप्त मिले, हेमी एसिटल मिले, और हमको क्या चाहिए था, हमको तो एल्डोल चाहिए था। ठीक है, तो यही मैंने कहा था कि हमें इसके लिए कोई कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कोई विशेष उपकरण चाहिए होते हैं। इस उपकरण के द्वारा हम उत्पाद को उस अभिक्रिया मिश्रण से पृथक करते रहते हैं। आया समझ में? समझ में आया भाई? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए समय लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम चलते हैं तब तक आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में मैंने ये लिखा हुआ है कि जो एल्डोल उत्पाद है, एल्डोल जो बना हुआ है, एल्डोल उत्पाद है, जब हम उसको गर्म करते हैं, एल्डोल उत्पाद को जब हमने गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, कोई भी मिनरल एसिड या बेस लेते हैं, खनिज अम्ल या क्षार। खनिज अम्ल क्या होता है, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मिनरल एसिड होता है। ठीक है, उसकी उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं, तो भाई जब आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो क्या होगा, कोई भी, जैसे भाई मान लो सिंपल सी चीज है, आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये होगा कि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें जो जल का अणु उपस्थित है, वह जल का अणु क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट कहने का अर्थ है कि उस अणु से जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, और जब उस जल का वाष्पीकरण होगा तो जल के वाष्पीकरण से फिर क्या होगा, ठीक। तो जब हम किसी भी अणु को जब हम गर्म करेंगे तो जल का क्या होगा, जल उसमें से बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी वही होता है, यहाँ पर निर्जलीकरण की क्रिया होती है। निर्जलीकरण की क्रिया वही है, उसमें अणु से जल का अणु बाहर निकल जाता है, और जब वो जल का अणु बाहर निकलेगा तो क्या होगा, निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी, और जब एल्डोल से जल का अणु निकलता है तब वहां पर असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जैसे कि हम इसके केस में देखते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के केस में, एल्डोल के केस में देखते हैं। एल्डोल का सिंपल सा फॉर्मूला हमने लिया था, CH3 CHOH CH2 CHO, ये हमें एल्डोल उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ था। जब हम इस एल्डोल उत्पाद को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ से जल का अणु निकलता है। अब ये जल का अणु कहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ पर तो एक आपको हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल मूलक आपको दिख रहा है, तो वो OH तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जल के साथ क्या होगा, H2O, मतलब एक और हाइड्रोजन आपको चाहिए, और वो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, तो भाई आप कह सकते हैं कि यहाँ तो इतने सारे हाइड्रोजन है सर, कोई भी एक तो हाइड्रोजन ले लीजिए,
और एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होता है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं निकल सकता। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा और कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। केवल अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा। अब आप भी ये कहेंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि केवल अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और कोई भी एक उत्पाद बना देंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, केवल अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ही निकलता है। और ऐसा क्यों होता है, देखिए कोई भी द्विबंध यदि वो टर्मिनल एल टर्मिनल एल्किल ग्रुप के साथ यदि उपस्थित हो तो वह अस्थाई होता है। कोई भी द्विबंध केवल तभी स्थायी होता है जब उसके टर्मिनल में एक एल्किल ग्रुप सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है या उसमें एक एकल बंध उपस्थित होता है, केवल तभी वह स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन केवल अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन, देखिए अल्फा कार्बन कौन सा होगा, तो जो अल्फा कार्बन वही होगा जो अल्फा हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा। तो क्रियात्मक समूह के साथ कनेक्टेड होगा। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या है, CHO। अब उस कार्बन के साथ ये CH2 जुड़ा हुआ है, उसका कार्बन है आपका अल्फा कार्बन। अब उस अल्फा कार्बन के साथ देखिए दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उस दो में से एक बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड, या फिर इसे हम कहेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। अल्फा बीटा हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा के मध्य में द्विबंध है, इसलिए हमने कहा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। असंतृप्त हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें द्विबंध है। अगर सभी एकल बंध होते तो हम कहते संतृप्त एल्डिहाइड, तो ये असंतृप्त एल्डिहाइड है। और यही यही उस क्वेश्चन का भी आंसर है जब मैंने कहा था कि ये संघनन अभिक्रिया क्यों है। तो संघनन अभिक्रिया यह इसीलिए है क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह क्या करता है, प्रोटोन एल्डिहाइड या असंतृप्त अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसलिए यह एल्डोल अभिक्रिया क्या है, एक संघनन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है डाइएसीटोन एल्कोहल के साथ। डाइएसीटोन एल्कोहल भी यहाँ पर गर्म करने पर क्या होगा, अल्फा कार्बन बाहर निकले, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और जब अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तब यहाँ पर भी अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण होगा जिसका नाम होता है मेसेटिल ऑक्साइड। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो चलिए, ये स्लाइड तो अभी ये जो अभिक्रिया है वो अभी बहुत लंबी अभिक्रिया है, अभी हमने केवल इसका एक पोर्शन ही खत्म किया है। तो आगे जब भी मैं आपकी क्लास लूंगा या जब भी मैं अगली बार ऑनलाइन होऊंगा तब हम इस स्लाइड के आगे फिर इस स्लाइड के फिर आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। आप घर पे केवल पढ़ते रहिए। यह जो पीपीटी है, इस पीपीटी की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप घर में उसकी नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके पढ़ाई करिए। ठीक है, यहाँ पर जो लॉकडाउन है इसका आप घर में अच्छे से उपयोग करिए, पढ़ाई के लिए उपयोग करिए। ठीक है, और नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि किसी को कोई परेशानी है तो परेशानी के लिए आप मुझे मेरा नंबर वहां पर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है, मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये जब मैं ऑनलाइन हूँ तब यहाँ पर आप चैट बॉक्स में आप मुझसे लिख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी आपको परेशानी हो। ठीक है, और अभी जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कोरोना का समय है, तो इस समय मैं केवल आपको यही कहूंगा कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, क्योंकि यही कोरोना से बचने का एक सीधा सा तरीका है कि भाई हमको लोगों से दूरी बना करके रखनी है। यदि आप में किसी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं, यदि आपको कोई बुखार रहती है, सर्दी खांसी या सांस लेने में परेशानी होती है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ठीक है, किसी से ज्यादा मिलिए जुलिए नहीं। यदि आपको किसी कारण से घर से बाहर जाना पड़ता है तो आप बकायदा मास्क का उपयोग करें। ठीक है, कोई भी कॉटन का मास्क आप ले सकते हैं, उस कॉटन के मास्क का उपयोग करिए। सामाजिक दूरी बनाए करिए, बात करते समय एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना करके रखिए, मास्क पहने रहिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। आंख 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 नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोइए। स्वच्छता रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली बार जब भी ऑनलाइन होंगे तब हम इसके आगे से फिर आगे की ओर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है तो भी बताइए, फिर मैं ये सेशन खत्म कर रहा हूँ। ओके।
ओके, थैंक यू।